इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय हम आपको बता देते हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पोषण वाटिका। और विषय विशेषज्ञ हैं हमारे साथ वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DC श्रीवास्तव जी, कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से। हमारे श्रोता पोषण वाटिका से संबंधित प्रश्न कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं और हमारा फ़ोन नंबर है 8989116346 पर। भाइयों, हम अक्सर देखते हैं कि हम जो फल और सब्जियां खाते हैं उनमें कहीं ना कहीं कीटनाशक का प्रयोग होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम पोषण वाटिका लगाएं तो कुछ हद तक अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं। पर कहते हैं ना, कोई भी काम करने से पहले उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए, नहीं तो फ़ायदे की जगह हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि हमारे घर में पोषण वाटिका कैसे लगा सकते हैं, उनमें कौन कौन सी सब्जी या फल लगाएं, किस प्रकार से उनकी देखभाल करें, ये सभी और हमारे विषय विशेषज्ञ से जानेंगे। जी हाँ श्रोताओ, आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर DC श्रीवास्तव, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। जी सर, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये पोषण वाटिका आखिर होता क्या है। जी देखिए, पोषण वाटिका जो है हमारे प्राचीन काल से जो मनुष्य इसको अपने उपयोग के लिए सब्जियां हमारे आंगनबाड़ी वगैरह में उगाते आ रहे हैं जी। और इसके साथ साथ में आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं, जो कि हमें इस प्रकार की एक प्रणाली जो है सब्जी के उत्पादन में विकसित हुई, जिससे सामान्यतः हम गृह बागवानी या किचन गार्डनिंग या पोषण बागवानी के रूप में हम जानते हैं। पोषण सब्जी उद्यान का मुख्य उद्देश्य जो है हमारा पोषक तत्वों और ऊर्जा से भरपूर ताज़ी सब्जियां हमको पूरे वर्ष अपने पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां हमको मिल सकें और जो कि रसायन से मुक्त हो। ऐसी सब्जियों को जो हम अपने आंगनबाड़ी में अपने घर के प्रक्षेत्र में लगाते हैं तो इसको हम पोषण वाटिका कहते हैं। जी सर। सर, पोषण वाटिका तो हम लगाते ही हैं, और पर इसके फ़ायदे भी हमें पता चल जाए तो और अच्छा रहेगा। जी, वो इसके तो पोषण वाटिका जब हम लगाते हैं इसके बहुत फ़ायदे हैं। मुख्य रूप से जो हमारी जो खाली जगह होती है हम उसको लगाते हैं तो एक प्रकार से हमें उसका मनोरंजन भी हो जाता है। सुबह हम उसमें व्यायाम वगैरह भी जो हमारी व्यायाम भी हो जाता है परिवार के साथ व्यायाम परिवार के साथ, है ना। और अच्छी एक बात यह है कि इसमें कोई जो है परिवहन शुल्क भी नहीं लगता है। सब्जी लाने में जो हमको शहर जाना पड़ता है तो उस समय हमको कोई शुल्क नहीं लगता है और ताज़ी ताज़ी किचन गार्डनिंग से हमको सब्जियां मिल जाती हैं प्राकृतिक रूप से, जो कि हमें हमारे लिए जो है कीट से रहित होती है और वो कीटनाशकों से रहित होती है, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। जी सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, हमारे नए कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। इंद्र माहौरे बात कर रहा हूँ ग्राम नारंगी से। जी, आप प्रश्न पूछिए। मेरा ये प्रश्न था कि जो अपन या तो छत पे या जो घर के सामने छूटी हुई जगह है जी, तो उसमें किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। जी जी नमस्कार, अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं इसको हम लोग टेरिस गार्डनिंग कहते हैं, जो कि जब हमें जगह हमारे पास कम होती है तो उस कंडीशन में हम टेरिस गार्डन लगाते हैं और वहाँ पर जो मिट्टी जो है मुख्य रूप से जो हमारे किचन गार्डनिंग की मिट्टी है उसमें जो हमारी मिट्टी है, एक भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग खाद, ये तीनों जो है समान अनुपात में मिला करके हमको मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में पानी हमारा रुक सके और नमी बना के रखे। जी, हमें लगता है उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। सर, हम ये बातें कर रहे थे कि पोषण वाटिका के लाभ के बारे में, तो पोषण वाटिका के लाभ तो आपने बता दिए। अब ये बताइए कि हम कितने प्रकार से लगा सकते हैं पोषण वाटिका। जी, अच्छा प्रश्न किया आपने। मुख्य रूप से जो हमारे आपने देखा होगा
कि महिला बाल विकास जो विभाग है उसमें आंगनवाड़ी रहती हैं। जी जी। तो आंगनवाड़ियों के पीछे जो है हमको जो पोषण वाटिका लगाते हैं तो उसको हम आंगनवाड़ी पोषण वाटिका कहते हैं, जो कि बच्चों को ताज़ी और साल भर जो है महिला और पुरुष को सब्जी मिल सके। जी दूसरा सर, मैं आपको रोकना चाहूँगी, हमारे नए कॉलर फिर से जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो, जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं लच्छू यादव बोल रही हूँ। जी, आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? हम पूछना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ आम का झाड़ लगाए हैं जी तो उसमें बोर आती है, उसके साथ में ऐसे झुक्का आते हैं, जी तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी। जी अच्छा प्रश्न किया आपने। आम का जो गुच्छा रोग होता है उसको हम लोग माल फॉर्मेशन कहते हैं। तो पहले तो अच्छा। हमें, हाँ, ये सामान्य रोग है हमारे आम में। तो इसके लिए यदि गुच्छा रोग आता है तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि 15-20 सेंटीमीटर से नीचे की टहनी को आप काट दें, जिससे ये जी एक तो अलग कर सकते हैं इसको। दूसरा ये था कि कार्बनडा जिम एक दवाई आती है जो कि 1 ग्राम प्रति लीटर में घोल करके इसका स्प्रे करना चाहिए। और समान रूप से ये मकड़ी से फैलती है, तो मकड़ी नाशक जो है दवाई है प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथनिन, दोनों को मिला करके इसका स्प्रे करेंगे तो इसका नियंत्रण होगा। साथ में यदि जैविक प्रयोग, यदि हमको जैविक कीटनाशक का प्रयोग करना हो तो ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति लीटर मिला करके यदि हम स्प्रे करेंगे तो ये जो आम का जो रोग बताया है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी जी, आपने फ़ोन लगाया उसके लिए धन्यवाद। सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप बता रहे थे कि पोषण वाटिका के प्रकार के बारे जी में। जी। तो मैंने जैसा आपको बताया कि अभी आंगनवाड़ी पोषण वाटिका जो आंगन के पीछे लगाई हाँ जाती हाँ। है, और दूसरा जो जहाँ पर जैसे फ्लैट होते हैं या जगह जहाँ पे कम होती है तो ऐसी जगह पे, या जहाँ बालकनी होती है वहाँ पे टेरिस गार्डन लगाया जाता है। जी तीसरा ये था कि जहाँ पर समुदाय के लोग इकट्ठे होकर के जब गार्डन में जो सामुदायिक पोषण वाटिका लगाते हैं तो ऐसे चीज़ों को कम्युनिटी पोषण वाटिका या कम्युनिटी गार्डन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम तीनों प्रकार से जो है पोषण वाटिका लगा सकते हैं। सर, हम पोषण वाटिका जब लगा रहे हैं तो उसका स्थान का चुनाव किस प्रकार से करें, कि किस जगह पर उसको लगाना चाहिए जी कि सूरज की रोशनी उन्हें भरपूर मिल सके? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मुख्य रूप से जो पोषण वाटिका यदि हम लगाते हैं तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम सब्जियों में 5 से 6 घंटे हमें सूर्य का प्रकाश अवश्य रूप से मिले। जी और उसके साथ में वहाँ पर पानी की व्यवस्था होना चाहिए। और मुख्य रूप से सघन बस्ती ना हो वहाँ पे। और साथ में जो है हवादार जो जगह होना जी। चाहिए, तथा वहाँ पर हम जो है उसको अच्छे तरीके से रख सकें। और पोषण वाटिका में सूर्य और दिशा का बहुत विशेष ध्यान रहता है, क्योंकि हम लोग उत्तर दिशा में कुछ अलग पौधे लगाते हैं और पश्चिम दक्षिण दिशा में कुछ अलग पौधे लगाते हैं, तो उसका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर, इस बारे में हम आगे बातें करेंगे। हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। जी हेलो। हेलो किसानवाड़ी। जी हेलो किसानवाणी, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं मुकाम बमनी लाला पोस्ट परसोली से बात कर रहा हूँ, दीदी सतीश रघुवंशी। जी सतीश जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। सबसे पहले तो दीदी डॉक्टर साहब को और आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार पहुँचे। जी नमस्कार। जी सर, मेरा ये प्रश्न है कि अभी हम सब्जी लगाने वाले हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की मतलब उसमें मिट्टी परीक्षण करा के सब्जी लगाएं या फिर वैसे लगा दें, वो जानकारी लेना था। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जब भी कोई हम फसल लगाते हैं खेत में, या आप बड़ी मात्रा में यदि सब्जी लगा रहे हैं, तो हम तो ये सलाह ये देंगे कि आप इसका मिट्टी परीक्षण करा लें। तो मिट्टी परीक्षण कराने से ये पता लग जाएगा कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व है। और यदि पोषण वाटिका, छोटी पोषण वाटिका लगा रहे हैं तो उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है घर की सब्जी यदि, लेकिन आप बड़े एरिया में यदि आप सब्जी लगा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है मिट्टी परीक्षण कराना। जी जी बिल्कुल। जी जी सर, हम अगर घर में वाटिका लगाना चाह रहे हैं तो गमले का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए? जी, अच्छा प्रश्न किया है आपने। कई बार क्या होता है, हमें जानकारी होना चाहिए कि जब हम पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग यदि हम लगा रहे हैं तो 8 से 10 इंच चौड़े गमले का प्रयोग करें। यदि हम जड़ वाली सब्जियां लगा रहे हैं तो उसे 12 से 15 इंच के गमले का प्रयोग करना चाहिए। और मिट्टी जो है भुरभुरी और पानी निकासी वाली ले,
मिट्टी में जो है 3:2:1 के अनुपात में वर्मी कंपोस्ट, रेत और कोकोपिट मिलाकर भी हम उसको गमले को तैयार करना चाहिए। सर, अगर मौसम बदलता है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि खरीफ का मौसम है, रबी है, जायद है, या फिर ये कह लें कि गर्मी है, ठंडी है, तो उसमें कौन कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए कि साल भर हम कौन कौन सी सब्जियां लगाएं तो हमें सब्जियां आराम से मिल सके? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पोषण वाटिका का मतलब ही यही है कि हमको पूरे वर्ष जो है ताज़ी और पौष्टिक सब्जियां मिल सके। तो मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूं आपको कि जैसे हम माहवार यदि हम इसको बात करें कि पूरे साल में, तो फरवरी से मार्च जो है इसमें बैगन, तरबूज, खरबूज, सफ़ेद लौकी, करेला, तुरई, कद्दू और खीरा इत्यादि लगा सकते हैं। जून से सितंबर में भिंडी, मिर्च, प्याज, लौकी, बैगन, टमाटर लगा सकते हैं। और पत्तेदार सब्जियां, कम समय में उगने वाली फसलें भी हम पत्तेदार सब्जियां भी लगा सकते हैं। सितंबर से नवंबर में आपका मूली, मटर, शिमला मिर्च, गाजर, मिर्च, टमाटर, ब्रोकली, पत्ता गोभी इत्यादि लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप पूरे साल भर ये सब्जियां यदि आप समय अनुसार, जैसे मैंने कहा, आप लगाएंगे तो आपको पूरे साल भर पौष्टिक सब्जियां मिल सकेंगी। जी सर। सर, हम अपनी बातें आगे जारी रखेंगे। जो संदेश आ रहे हैं उसे सुन लेते हैं। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं
और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज़ से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। सर, संदेश के बाद चलिए अब फिर से शुरू करते हैं अपनी आज की चर्चा। सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि हम आधुनिक विधि द्वारा पौध कैसे तैयार कर सकते हैं पोषण वाटिका के लिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मुख्य रूप से टमाटर है, मिर्च है, बैगन है जी, या फूल गोभी है और पत्ता गोभी, इनको हम डायरेक्ट जो है ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें हम मुख्य रूप से जो हमारी नई विधि है इसको हम लोग बोलते हैं एक प्लास्टिक ट्रे या प्रो ट्रे, जिसमें कि खांचे बने रहते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो हम इसकी एक तो जड़ से तैयार हो जाता है, पौधा बड़ा हो जाता है और अंकुरण पूरा अंकुरण इसमें होता है। तो मुख्य रूप से जो प्लास्टिक की जो ट्रे होती है इसमें हम लोग कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक ट्रे को भरने के लिए लगभग 1 से 1.5 किलो कोकोपीट की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें गोबर की खाद या केंचुए की खाद मिलाकर हमको 3:1 के अनुपात में मिला करके इस ट्रे को भरना चाहिए। और उसको भरने के बाद में फिर उसमें हल्का सा दबा करके उसमें बीज आपको एक एक करके बीज आजकल तो इसकी मशीनें भी आ गई हैं। हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में कुछ जो नर्सरी वाले हैं, नर्सरी जो उत्पादक है भाई वे हैं, उनके पास में मशीन भी लगी हुई है जो कि ये मशीन से इसमें कोकोपीट से बीज वगैरह डाल के तैयार करते हैं और उसको बीज डाल के तैयार करते हैं, जिससे आपके अंकुरण इसमें आ जाता है। और अंकुरण के बाद में जब इसको नेट हाउस में रख देते हैं ताकि इसमें मौसम और क्लाइमेट अच्छा बना रहे। उसके बाद में हम इसमें सिंचाई, हल्की सिंचाई करते हैं। साथ में पत्ता गोभी, फूल गोभी और टमाटर जो होता है 20 या 25 दिन के पौधे हो जाएं तो उसको हम लोग रोपाई इसको अपने बागवानी में कर सकते हैं। और जो मिर्च है, बैगन है, वो 30 से 40 दिन का यदि हो जाए तो हमको उसको लेके आपको उसमें अपने पोषण वाटिका में लगाना चाहिए। जी सर, हमारे नए कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो 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 किसानवाणी। हेलो किसानवाणी जी, आप कौन हैं? जी, मैं विजय शर्मा बात कर रहा हूँ, ग्राम गुरैया, तहसील चौरई से। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, पहले तो आपको राम राम और डॉक्टर साहब को भी हमारी राम राम। जी, राम राम आपको। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो जैसे हम गांव में रहते हैं तो खेती बाड़ी पर्याप्त रहती है, बाड़ी भी बहुत बड़ी बड़ी रहती है। हम तो पोषण वाटिका के तहत बहुत सारी चीजें लगा लेते हैं। पर शहर में क्या हम अपने घर में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, जिससे शहर में भी हम पौष्टिक चीजों को खा सकें? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, इसकी जो इसको हम लोग बोलते हैं टेरेस गार्डन या बालकनी में बागवानी करना, है ना। तो इसमें मुख्य रूप से हम गमलों का, अभी हमने बताया था कि गमलों का चुनाव हमको करना चाहिए। तो हम गमलों में भी लगा सकते हैं और छोटी क्यारी बना के भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो आपके पत्तेदार वाली जो सब्जियां हैं उसके लिए आपको गमले जो है 12 से 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जो जड़ वाली जो फसलें जैसे मूली है, गाजर है, इसके लिए 15 से 20 सेंटीमीटर का गमला हमारा जो है इंच जो है गमले का प्रयोग हमको करना चाहिए। तो इस प्रकार से सब्जी के अनुसार गमले का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें आपका टमाटर है, भिंडी है, बैगन है, मिर्च है, प्याज है, चौलाई है, पालक है, धनिया, मेथी, ये सभी चीज़ें आप अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। आप चाहें तो पपीता भी लगा सकते हैं। पपीता में जड़ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो पपीता भी आप लगा सकते हैं। छोटा नींबू का पौधा भी लगा सकते हैं। और इस प्रकार से जो
बागवानी है बड़े आराम से आप घर पे कर सकते हैं। जी, हमारे श्रोताओं को उनके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि पोषण वाटिका में लगाने के लिए शीघ्र बढ़ने वाले फल या सब्जी के जो है वो कौन से हैं, उत्तम किस में होती है? जी, अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, मुख्य रूप से हम लोग जब पोषण वाटिका तैयार करते हैं तो इसमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर दिशा में हमको फलदार वृक्ष लगाना चाहिए। जी, उत्तर दिशा में। हाँ, इसलिए क्योंकि सूरज पूरब से उगता है तो पूरब जो रोशनी होती है वो हमको पूरब से लेकर पश्चिम तक आती है। तो इस प्रकार से हम फलों का चुनाव जो है आम, पपीता, अमरूद, नींबू और मुनगा जी इत्यादि जो हमारे फलदार वृक्ष हैं इनका हम लोग लगा सकते हैं। जो सहजन है जी, तो इन सबको लगाने से हमको तो पौष्टिक फल भी मिलेगा और जो हमारे विटामिन्स की जो कमी हो रही है वो हमें इससे पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। जी सर, हमारे नए कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं न्यूटन चिकली नंबर 11 से देवी शंकर गुप्ता बात कर रहा था। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम, सर्वप्रथम तो पहले आपको भी प्रणाम और डॉक्टर साहब को भी प्रणाम। जी नमस्कार। मैम, मेरा ये प्रश्न ये था कि जो हमारी गृह वाटिका है वो थोड़ी सी जगह में मतलब हमारे कुछ फलदार वृक्ष पौधे भी लगे हुए हैं और सब्जी भी लगी हुई है और फूल भी लगे, मतलब ऐसा कुल मिला के गार्डन है उसमें कुछ मतलब। तो मैम, मेरा ये सवाल था कि ये ठंडी अच्छी खासी पड़ रही है जी, तो हमको पानी या मतलब उनको सिंचाई मतलब उनको पानी कितने दिन के अंतराल में देना है? क्या डेली देना है कि कुछ मतलब कुछ अंतराल में देना है जिससे वो मतलब बढ़िया ताजे रहे और उनमें कोई नुकसान ना हो? मतलब ये मेरा सवाल। जी जी भैया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आमतौर पे लोग हमने देखा कि पोषण वाटिका जब लगाते हैं तो रोज़ पानी देते हैं। रोज़ पानी हमको नहीं देना है। पहली चीज़ तो ये है कि ठंड में हमको निराई गुड़ाई कम करना है। दूसरी चीज़ ये कि हमको एक हफ्ते में एक बार पानी देना है और कोशिश ये करें कि बस हल्की सी नमी बनी रहे और हमको एक हफ्ते में एक बार पानी दें और इतना रखें ताकि हमारा जब पाला गिरे तो पाला ना लगे सब्जियों में। तो इस प्रकार से हल्की नमी बना के रखें और निराई गुड़ाई इस समय कम करें। जी, हमारे श्रोताओं को इनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि जब हम बीज लगा रहे हैं तो उनका बीजोपचार करना भी ज़रूरी है, तो वो किस प्रकार से हमें करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, मुख्य रूप से क्या होता है कि जब हम बीजों को लगाते हैं पोषण वाटिका में हाँ, तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि उसमें रोग कम से कम रहें। तो मुख्य रूप से जो है रोपाई करने से पहले हमको कुछ हम आपको जैविक उपचार भी बता रहे हैं कि उसमें हमको बीज शोधन कर लेना चाहिए। इसके लिए 100 ग्राम जैव उर्वरक जो होता है प्रति हेक्टेयर बीज के लिए पर्याप्त माना जाता है और इसके लिए 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल के अच्छे इसको घोल लीजिए और 200 ग्राम जैव इसमें डाल करके जैव उर्वरक आप डाल दीजिए 100 ग्राम और उसके गाढ़ा घोल बना के उसको 1 किलो बीज को उपचारित कर लीजिए और उपचारित करके इसको छाया में सुखा लीजिए और उस बीज को यदि हम उपचारित बीज को लगाएंगे तो उसमें हमारे कीट भी नहीं आएंगे और रोग भी नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से यदि उपचारित करते हैं तो हमारा स्वस्थ पौधा उगेगा। जी सर, हमारे नए कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गुरैया छिंदवाड़ा से उदय भान ठाकुर बोल रहा हूँ मैडम जी। जी, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? मेरी छोटी सी घर के पीछे थोड़ी जगह है जी, मैं वहाँ पे पालक लगाया हूँ और आलू लगाया हूँ और टमाटर लगाया हूँ जी। उनके बारे में डॉक्टर साहब से पूछना था इसके और आगे ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या डाला जाए, क्या दवाई डाला जाए? जी देखिए भैया, बहुत अच्छी बात है कि आप पोषण वाटिका कर रहे हैं और आपने ये तीनों चीज़ें लगाई हैं। पहली बात तो ये कि पोषण वाटिका यदि आपने लगाई है तो इसमें किसी प्रकार का रसायन का उपयोग ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम ये अपने खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो हम इसमें आपको ये सलाह देंगे कि आप केचुए की खाद का प्रयोग करें। साथ में जो जीवामृत खाद बनाई जाती है, जीवामृत खाद बनाने का तरीका बहुत सरल है। इसमें आप 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1-2 किलो गुड़ और 100 से 200 मिलीग्राम जो है अपना 100 ग्राम सरसों का तेल और जो है सरसों का या कोई भी खाने का तेल आप डाल सकते हैं और
चना या मटर का आटा और है ना, और उसमें जो है एक मिट्टी बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल करके इसको 7 से 8 दिन तक सड़ा लीजिए और सड़ा के तैयार कर लीजिए। जो ये खाद बनेगी भैया, ये एकदम 7 से 8 दिन बाद जो है खाद बन जाएगी। इसको आप जो है मिट्टी में मिला करके और अपने जीवामृत खाद में अच्छे से मिलाइए। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा आपको जो है इसकी बढ़वार होगी पौधों की, जो आपने लगाई हैं सब्जियां, और जो है इसमें कीट व्याधि का भी प्रकोप से बचे रहेंगे। जी, हमारे श्रोताओं के उनके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। हम जो खाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने एक खाद के बारे में तो बता दिए कि ये डालना है, और गमले में अगर हमें डालना है तो हम कौन सी खाद डालें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मुख्य रूप से जो पोषण वाटिका में हम लोग सब्जी भी उगा रहे हैं, हाँ, और फल भी उगा रहे हैं। तो इसके लिए कंपोस्ट खाद है, गोबर की खाद है, केचुए की खाद है, ये उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है हमारा नाइट्रोजन, पोटास और जो है हमारा फास्फोरस, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो पोषण वाटिका के लिए जो है यदि हमारा 250 स्क्वायर मीटर का यदि हमारा पोषण वाटिका है, तो 50 से 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद पर्याप्त रहेगी, और इसे साल भर में 2 से 3 बार हमको मिलाना चाहिए। जी, ठीक है। इससे क्या होता है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि घर से निकली हुई चाय की पत्ती या सब्जियों की छीलन या घर के अन्य विघटन चीज़ जो सड़ गया है, अच्छा से हमारा जो वेस्ट हमारा सड़ गया है, उसको भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। नीम की खली है, अरंडी की खली है, महुआ की खली है, या मूंगफली के छिलके हैं, ये सड़ गल गए हैं, तो उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सर, हमारे नए कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैडम, मैं कपिल जैन बात कर रहा हूँ। जी, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो आप सभी को जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा एक छोटा सा फाउंडेशन है, कल्पवृक्ष फाउंडेशन। हम लोग हर संडे को पौधारोपण करते हैं जी, और पिछले 81 हफ्तों से हम लोग ये रेगुलर हर पौधारोपण करते हैं। उन पौधों को अच्छी ग्रोथ हो, उसके लिए हम जैसे घर में ऑर्गेनिक खाद कैसे बना सकते हैं? जी भैया नमस्कार। पहले तो बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमने आपको बताया, इसके पहले भी बताया था कि जीवामृत खाद जो है हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए और भी चीज़ें हैं जो जैविक खाद उपलब्ध है, जैसे राइजोबियम कल्चर है, एजोस्पाइरिलम है, पीएसबी कल्चर है, ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। इसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा भी हमारे यहाँ मिलता है, तो इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। जीवामृत है, बीजामृत है, और जो है 10 पर्णी काढ़ा हम लोग ये बनाते हैं कीटों के लिए, कीटों की रोकथाम के लिए। तो ये चीज़ें सब उपलब्ध है हमारे पास में। तो यदि हम इसका, और जो हमने बताया इसके पहले भी आपको बताया कि ये सब चीज़ें हम लोग अपने यहाँ पर बना सकते हैं, और इसकी थोड़ी सी आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। कृषि विज्ञान केंद्र जो चंदनगांव में है, वहाँ पर यदि आप संपर्क करेंगे तो हम इसका आपको जानकारी दे देंगे और कैसे बनाया जाता है, और प्रैक्टिकल भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें एक बार जानकारी लेंगे और इसको अपने यहाँ पर बनाएंगे, तो जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पौधे लगाने का जो कार्यक्रम है आपका बहुत अच्छा है, और इसको आप निरंतर जारी रखें और इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आप ज़रूर इसकी जो है बढ़वार अच्छे से पाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इनके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि पोषण वाटिका में जो हम पौधे लगा रहे हैं उनमें रोग और कीट भी लग जाते हैं, तो इनका प्रबंधन किस प्रकार से हमें करना चाहिए? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है पोषण वाटिका में जो हमारे जो कीट और रोग लगते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे जैविक कीट नियंत्रण की। जी, तो इसमें एक आपने देखा होगा कि एक रंगीन कलर की पट्टियाँ आती हैं, ब्लू कलर की या पीले कलर की आती हैं। इसको हमें पोषण वाटिका में लगा सकते हैं, जो कि इसमें एक चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, और इसमें क्या होता है, जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं वो इसमें आगे चिपक जाते हैं। तो इसको हमको जो है 3 या 5 फीट की ऊंचाई पर इसको हमको लगाना चाहिए, जिससे जो कीट, जो हमारे रस चूसक जो कीट हैं वो इसमें आगे चिपक जाते हैं, जिससे हमें
कोई दवाई भी नहीं डालना पड़ता और हमारी सब्जियां बच जाती हैं। दूसरा ये था कि हम इसमें नीम जो है तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया कीट लग गया है तो दीमक है, जैसिड है, एफिड है, इसके नियंत्रण के लिए हम लोग नीम तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नीम की पत्तियों का प्रयोग हम लोग माहू के लिए, हेयर कैटरपिलर जो हमारे फल छेदक जो कीट है, पत्ती भक्षक जो कीट है, कीट की सूढ़ियाँ हैं, उनके लिए नीम की पत्तियों को उबाल करके एक घोल तैयार कर लें और घोल का इसको छिड़काव करेंगे तो नीम की पत्तियों से ये जो है हमारे रस जो फल छेदक कीट है वो मर जाएंगे। इसके प्रकार से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं और मिट्टी का तेल और तारपीन का तेल भी प्रयोग हम लोग इसको कर सकते हैं जो कीट लगते हैं। जी सर, हमारे नया कॉलर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैम, मैं अरविंद कुमार बोल रहा हूँ ग्राम जमुनिया से। जी, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? हम ग्राम जमुनिया को एक मॉडल विलेज के रूप में विकसित कर रहे हैं जी। और एक पोषण वाटिका जो है जैविक पोषण वाटिका पूरे गांव में हम बनाना चाह रहे हैं जी। तो कृपया इसकी कैसे बनाएं, क्या चुनौतियां आ सकती है और उन्हें हम कैसे प्रशासनिक स्तर पे कैसे मदद मिल सकती है, केवी की मदद क्या मिल सकती है, किन किन बातों को ध्यान रखें, कृपया थोड़ा सा मुझे विस्तार से बताएं। जी। अरविंद जी नमस्कार। हमारे बहुत अच्छे कृषक हैं अरविंद जी, और जमुनिया में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। इसमें मैं बताना चाहूँगा अरविंद जी कि पोषण वाटिका बनाने के लिए मुख्य रूप से हमको दिशा का जानकारी बहुत अच्छे से हमको रखना है कि एक सामान्य परिवार यदि मान लीजिए है या कम्युनिटी गार्डन आप बनाना चाहते हैं तो इसमें जो है एक समान 5 लोगों के लिए यदि हम बात करें तो 250 स्क्वायर मीटर की जगह पर्याप्त होती है। और यदि आप कम्युनिटी किचन गार्डन बनाना चाहते हो तो आपका 2000 स्क्वायर फीट की जगह हो। लेकिन इसमें ये विशेष ध्यान रखना है कि उत्तर दिशा में हमको फलदार वृक्ष का रोपण करना चाहिए और पूर्व से पश्चिम दिशा में जब सूरज डूबता है तो उस तरफ हमको शुरुआत जो आगे की जो लाइन है उसमें पत्तेदार सब्जियों का चुनाव करना चाहिए और पीछे के लाइन में हमको जिसमें फल लगते हैं जैसे टमाटर है, बैगन है, इस टाइप के जो मध्यम आकार ऊंचाई के पौधे हैं उनका हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। अब उसमें आपने बात की है कि जो है हमको प्लानिंग, तो उसमें आप ये देखें कि उत्तर दिशा में हमको एक ऐसा गड्ढा तैयार करना है जिसमें कि हम खुद से खाद बना सके, खुद से जैविक खाद बना सके। तो एक कॉर्नर में आपको एक गड्ढा रखना चाहिए जिसमें जो सड़ी गड़ी चीज़ें हैं वो हम लोग डाल करके, पत्तियां हैं जो कचरा निकलता है वो डाल करके हम लोग खुद की खाद बनाएं। दूसरा, चारों कोने में एक फेंसिंग जरूर करा लें ताकि जो जानवर वगैरह जो है वो हमारी न्यूट्रल गार्डन को ना ख़राब करें या पोषण वाटिका को ना ख़राब करें। तो बाड़ी ज़रूर बना लें और चारों कोने में हम लोगों को जो लताएं वाली जो है फसलें, सब्जियां हैं, कद्दू वर्गीय जैसे फसलें हैं, करेला है, सेम है, इस टाइप की चीज़ें हम लोग उसको लगाएं ताकि बेल में फसलें लग सके। तो इस प्रकार से हमको पूरी प्लानिंग करना चाहिए। साथ में तकनीकी ज्ञान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में आप आते भी रहते हैं तो हमसे आप संपर्क करें और हम तकनीकी जो जानकारी और प्रशिक्षण दोनों का हम आपको पर्याप्त जानकारी देंगे जिससे कि पोषण वाटिका जमुनिया में लगाया जा सके। बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। सर, अब वहाँ आगे बढ़ते हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आजकल हम अक्सर देखते हैं कि घरों में जो हम सब्जी या फल के पौधे लगाते हैं तो उनमें कुछ समय के बाद जो चींटियाँ लग जाती हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये आम समस्या होती है हमारे यहाँ पोषण वाटिका में। ये चींटियाँ जो होती हैं मिट्टी को खोखला कर देती है। आपने देखा होगा जगह जगह मिट्टी का ढेर लगा देती हैं और ये जड़ों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी वजह से रस चूसक जो कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है और पत्तियां पीले पड़ने लगती हैं, पौधे मुरझा भी जाते हैं, धीरे धीरे सूखने लगते हैं और मिट्टी की जल धारण क्षमता भी कम होने लगती है। तो इसके लिए हमारी बगिया में यदि चींटी लग गई है तो उसके लिए 1 लीटर पानी में 4 से 5 मिलीलीटर नीम तेल, 4 से 5 ग्राम बेकिंग सोडा मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा, जहाँ चींटियों की समस्या ज़्यादा है वहाँ 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन एंटीसेप्टिक लिक्विड, 1 ढक्कन सफ़ेद सिरका और 1 नींबू का रस, 1 नींबू का रस जो नींबू है आपको लेके 8 से 10 देसी कपूर के टुकड़ों को लेके
बारीक पीस लें और इसको पानी में मिलाकर छिड़काव करें तो ये जितनी चींटियाँ हैं ये जो है भाग जाएंगी और जो है ख़त्म भी हो जाएंगी, दोबारा यहाँ चींटी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से यदि आप इसका बिना रसायन का प्रयोग किए आप चींटी को अलग कर सकते हैं। सर, अब पोषण वाटिका तो हम लगा रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? जी, अच्छा प्रश्न किया है आपने। इसमें मुख्य रूप से जो हमें ध्यान रखना है, इसमें देखिए हमको जब हम पोषण वाटिका लगाएं तो सबसे पहले जो है हमारा बाउंड्री जो होती है उसको आप फेंसिंग जरूर करवाएं। भलाई मैंने देखा है कि गांव में जब हम लोग जाते हैं तो महिलाएं साड़ी की फेंसिंग कर देती करती हैं, जिससे कि वहाँ पर जो है जानवर वगैरह पशु पक्षी हमारे नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। कद्दू वर्गीय या फली वाले जो बेलदार फसलें हैं उनको बाड़ पे चढ़ाया जा सकता है, तो बाड़ का प्रयोग भी हो जाता है। बाड़ में 3 किनारों में ग्रीष्म में बरसात और मौसम की कद्दू वर्गीय फसलें, सर्दियों में मटर, चौथे किनारे पे 12 फलियों का हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि उद्यान का आकार वर्गाकार की तुलना में आयताकार यदि रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। और क्षेत्र के दक्षिण और पश्चिमी भाग को सब्जियों के लिए हम लोग लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं। और उत्तर दिशा में हमने बताया था आपको कि फलदार वृक्षों का प्रयोग हमको करना चाहिए। कांटेदार जैसे लौकी, लता लौकी, अन्य लताएं जो हैं हम लोग जीआई तार से बांध करके इनको यदि हम लताओं में चढ़ाएंगे तो इस पे ज़्यादा हमको मिलेंगी सब्जियां और जो है अधिक से अधिक हम इसका सब्जी हम ले पाएंगे। जी सर, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी पोषण वाटिका पर और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जी, अभी श्रोताओं अभी आपने जाना कि किस प्रकार से आप अपने घर आंगन में एक छोटी सी पोषण वाटिका लगाकर अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचा सकती हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय था पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पोषण वाटिका और हमारे साथ स्टूडियो में थे डॉक्टर DC श्रीवास्तव, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा से। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक थे दीपांकर तिवारी और अमोल शेंडे। साथ ही तकनीकी सहयोग रहा BR काड़वेकर और अनिल कुमार सिंह का। प्रस्तुति रही कीर्ति छजाने की और प्रस्तुति सहयोग रहा सौरभ पटेल का और अनिल सनोडिया का। श्रोता, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।